एक दिन ऐसा आया कि अचानक मेरी मम्मी ने मुझे औजार सहलाते हुए देख लिया और बोली, बेटा ये तू क्या कर रहा है? लेकिन ऐसे गलत काम करेगा तो कमजोर हो जाएगा। औजार को सहलाने से कुछ नहीं होगा। तू इसे मेरी गुफा में अंदर कर। मैं किस लिए हूँ? नमस्ते दोस्तों, कहानी का मजा लेने से पहले मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम विभू हूँ और मेरे घर में हम 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा। ये कहानी उस समय की है जब मैं जवानी की दहलीज पर था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती थी क्योंकि उन्हें कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी। और एक दिन अचानक ऐसा आया कि मेरे पापा बीमारी के चलते चल बसे थे। पापा के जाने के बाद हमारे घर की हालत गंभीर हो गई थी। उस समय मेरी मम्मी बहुत ही मस्त थी और मेरी दीदी ने भी 20 साल की उम्र में सबको फेल कर रखा था। मेरी मम्मी का शरीर दीदी से थोड़ा भारी भरकम था क्योंकि पापा ने अपने जवानी में मम्मी के पीछे के हिस्से की पिलाई करके उनके शरीर को मस्त कर दिया था। पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन सिलाई के काम में कुछ ज्यादा नहीं मिलता था। घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता था। कई बार तो हमें भूखे भी सोना पड़ता था। उस समय हमारी बस्ती में रौनकी नाम का एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ रहता था और वो ब्याज पर पैसे भी देता था। मेरी मम्मी ने उससे ब्याज पर पैसे लेना शुरू कर दिया था। उसे लिए पैसे से घर अच्छे से चलने लगा था, लेकिन ब्याज भी चढ़ रहा था। देखते ही देखते बहुत ब्याज चढ़ गया। मूल चुकाने की बात तो दूर की कौड़ी थी। अब रौनकी सेठ ने मेरी मम्मी को ब्याज पर पैसे भी देने बंद कर दिए थे। वो अपनी रकम का ब्याज लेने हमारे घर पर आता और धमकी देने लगता था, लेकिन मेरी मम्मी ब्याज का पैसा नहीं दे सकती थी, इसलिए सेठ की बातें सुनकर चुप रह जाती थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने हमारी पड़ोसन रेशमा आंटी से मिली और उनको अपनी आपबीती सुनाकर बोली, रौनकी सेठ को ब्याज के पैसे कैसे लौटाऊं? कुछ समझ ही नहीं आता है। अब तो वो धमकी भी देने लगा है। रेशमा आंटी बोली, देख तू एक काम कर, रौनकी को अपने शरीर के जाल में फंसा ले। वो तेरा कर्ज माफ कर देगा, क्योंकि मैं भी उसके साथ ऐसा कर चुकी हूँ। पड़िड होसन आंटी रेशमा की बात सुनकर मेरी मम्मी एकदम से चौंक गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो रेशमा? क्या वो इस तरह का आदमी है? रेशमा आंटी हंसकर बोली, तू उसकी नजरें देखना, फिर बताना कि वो कैसा आदमी है। मम्मी अपने संतरों की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, वो मेरे इनको देखता हुआ कुछ चबाता रहता है, मगर मैं उसकी इस आदत को समझ ही नहीं पाई। अब मैं उससे ये सब कैसे करूं? तब रेशमा आंटी बोली, देख रौनकी सेठ बहुत शौकीन है, अब तू उसे मस्त करके अपने जाल में फंसा ले या उसके पैसे लौटा दे। अब मेरी मम्मी समझ गई कि क्या करना है। शाम को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जा रौनकी सेठ से कह आ कि मम्मी बुला रही हैं। उस दिन मेरी मम्मी ने अच्छा मेकअप वगैरह किया हुआ था और मम्मी कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही थी। मैं रौनकी सेठ को बोल आया कि अंकल आपको मेरी मम्मी बुला रही हैं, तो उसने आने की हाँ कह दी। शाम को 8 बजे रौनकी सेठ हमारे घर आया और उसने आते ही मम्मी को देखकर उनसे बात की कि क्यों बुलाया था। मम्मी ने उसे बिठाया और कहा, सेठ जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई थी तो सोचा कि आपको भी खिला दूं। मेरी मम्मी ने रौनकी सेठ के सामने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। मम्मी के बड़े गले के सूट से उनके पागल कर देने वाले संतरे साफ दिखाई दे रहे थे। मम्मी ने रौनकी सेठ के सामने झुककर उसे नमस्ते किया। इस तरह से मम्मी ने सेठ को दाने डालते हुए शुरुआत कर दी थी। रौनकी सेठ मम्मी के संतरों को देखकर अपने औजार को सहलाने लगा था। इतने में मम्मी ने अपना अगला पासा फेंका और उसे देखकर अपने होंठ दबाकर आंख मार दी। तभी रौनकी सेठ ने मुझे 100 रुपए दिए और कहा, ओए बच्चे, जा एक ठंडे की बोतल तो ले आ। मैं भाग कर गया और दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया, जो सेठ ने शायद मम्मी को ठंडा करने के लिए मंगाई थी। जब मैं घर आया तो रौनकी सेठ चारपाई पर पसर कर बैठा था और मेरी मम्मी ने उसके सामने कांच की कटोरी में खीर परोसी थी। मैं वापस आया तो मम्मी ने मुझसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर सेठ के गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाली और उसे अपने हाथ से पिलाने लगी। रौनकी सेठ भी मेरी मम्मी को अपने गले से लिपटाकर मस्ती करने लगा। मुझे समझ आ गया कि
मम्मी ने उसे सेट कर लिया है। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तू बाहर जा, बाद में आ जाना। मम्मी की बात मानकर मैं बाहर चला गया। मैं सोचने लगा कि आज तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा। मैं भी मन ही मन खुश था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि मम्मी क्या क्या करेंगी। इसलिए मैं खिड़की से मम्मी की हरकतें देखने लगा। मम्मी रौनकी सेठ से कह रही थी कि मैं आपको पैसे तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन पैसे के बदले में जब मर्जी हो मेरे पास आकर मजे कर लेना और मुझे पैसे से मदद करते रहना। रौनकी सेठ मम्मी की बात झट से मान गया। शायद रौनकी सेठ भी यही चाहता था जो मम्मी कह रही थी। कुछ देर बाद मेरी मम्मी रौनकी सेठ के साथ बिना कपड़ों के हो गई। सबसे पहले मम्मी ने रौनकी सेठ के औजार को अच्छे से चूमा। उसके बाद मम्मी ने रौनकी सेठ के साथ डांस भी किया। मम्मी अपने पीछे के हिस्से को रौनकी सेठ के मुंह के पास लाकर मटकाती और फिर उसके औजार को चूमने लगती। इतना ही नहीं, मम्मी फिर रौनकी सेठ के ऊपर आकर उसके औजार पर अपने पीछे के हिस्से को मटकाती हुई डांस करते हुए पिलाई कर रही थी। सेठ अब बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मम्मी इस तरह रौनकी सेठ के साथ डांस करते हुए पिलाई करेंगी। मम्मी ने रौनकी सेठ के साथ पिलाई करते हुए उसे ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। मम्मी ने जल्द ही उसे पूरी तरह से खाली कर दिया और जब वो हो गया तो मम्मी से कहने लगा कि उसे मेरी दीदी की पिलाई करनी है। पहले तो मम्मी मना करने लगी, लेकिन उसने पैसों का लालच देकर जल्दी से मम्मी को मना लिया। अब मेरी मम्मी और मेरी दीदी दोनों ही रौनकी सेठ से पिलाई करने लगी थी। हमारे घर में अब पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। घर के अंदर खूब साधन हो गए थे। टीवी, फ्रिज और एसी भी लग गया था। मम्मी का कमरा बड़ा शानदार बन गया था, जहां रौनकी सेठ मेरी मम्मी और मेरी दीदी को एक साथ पिलाई करने लगा था। एक महीने में न जाने कितनी बार छिप छिप कर उन सब की पिलाई को देखकर मैं उत्साह में हो चुका था। अब मैं भी चाहता था कि अपनी मम्मी और दीदी की पिलाई करूं, जैसे रौनकी सेठ करता था। मगर ये सब कैसे होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन तीनों को पिलाई करते देखता और अपने औजार को सहलाकर शांत कर लेता। एक दिन मैंने मेरी मम्मी की बनियान और मेरी दीदी की पैंटी उठाई और उन्हें औजार के चारों तरफ लपेटकर सहलाने लगा। कुछ देर बाद मेरा रस निकल गया और मम्मी की बनियान और दीदी की पैंटी गंदी हो गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा रोज रोज होने लगा। उन दोनों की बनियान पैंटी मेरे रस से गंदी हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि अचानक मेरी मम्मी ने मुझे औजार सहलाते हुए देख लिया और बोली, बेटा ये तू क्या कर रहा है? तब मैं गुस्से में बोला, मम्मी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम जो रौनकी सेठ के साथ करती हो उसका मुझे सब पता है। ये सुनकर मेरी मम्मी चौंक गई और बोली, बेटा तू बड़ा हो चुका है, लेकिन ऐसे औजार को सहलाएगा तो कमजोर हो जाएगा। औजार को सहलाने से कुछ नहीं होगा। तू इसे मेरी फुदी में अंदर कर। मैं किस लिए हूँ? इतना सुनते ही मैंने अपनी मम्मी के संतरों को सहला दिया और बोला, हाँ मम्मी, आज तुम्हारी फुदी में औजार अंदर करता हूँ और इसे शांत करता हूँ। मेरी मम्मी हंसकर बोली, ठीक है, आज रात तेरे साथ मैं पिलाई करूंगी और अब से तू मुझे मम्मी नहीं, सिर्फ मेरा नाम संजली बोलेगा। मैं बोला, ठीक है संजली डार्लिंग। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मैं दीदी और मम्मी ने डिनर किया और मेरी दीदी मम्मी के रूम में चली गई। अब मैं और मेरी मम्मी मेरे रूम में थे। मेरी मम्मी ने लाल सूट पहना था। मम्मी एकदम दुल्हन जैसे बनी थी। मैंने मम्मी को देखा तो वो बोली, बेटा तू आज से मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी हूँ। ये सुनकर मैंने जल्दी अपने कपड़े निकाल दिए और मम्मी के सामने बिना कपड़ों के हो गया। मैंने अपनी मम्मी से बोला, आ जाओ मेरी रानी, कब से तुम्हारी पिलाई के इंतजार में था। और मैं अपनी मम्मी के संतरों को सहलाने लगा। मेरी मम्मी आह उह की आवाज निकालने लगी। मैंने मम्मी के सारे कपड़े निकाल दिए और उन्हें बिना कपड़ों के देख बोला, आह डार्लिंग, क्या मस्त है तुम्हारे संतरे। मम्मी ने मुझे इशारा करते हुए कहा, मस्त है तो चूमना शुरू करना मेरे प्यारे बेटे, खाली कर दे आज इनको। मैं मम्मी के संतरों को चूमने लगा। सच में दोस्तों, मेरी मम्मी के संतरे बहुत ही मस्त थे, इसलिए रौनकी सेठ ने मम्मी का सारा कर्ज माफ कर दिया था। सेठ से पैसे लेने के बाद मम्मी ने अपने संतरों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था।
मन तो ऐसा कर रहा था कि रोज रात में मम्मी के संतरों पर सर रखकर सो जाया करूं। कुछ मिनट तक मैं मम्मी के संतरों को चूमता रहा। फिर मम्मी ने मुझे सीधा लेटा दिया और मेरा औजार सहलाने लगी। 1 मिनट बाद मम्मी ने औजार मुंह में भर लिया और चूमने लगी। मम्मी रौनकी सेठ के औजार से पिलाई करके सब कुछ सीख चुकी थी, क्योंकि रौनकी सेठ जैसे कहता था वैसे मम्मी पिलाई करती थी। मम्मी ने मेरे औजार को चूमा तो मेरा औजार तनाव में होकर हवा में लहराने लगा। फिर मेरी मम्मी ने मेरे औजार पर कोई क्रीम लगाई, जो शायद मम्मी रौनकी सेठ के औजार पर लगाकर पिलाई करती थी। जब मैंने पूछा तो मम्मी बोली, पहली बार पिलाई करेगा, इसलिए औजार को तकलीफ ना हो। इतना बोलकर मम्मी सीधी लेट गई और मैंने अपना औजार फुदी पर सेट कर दिया और फुदी की दरार पर धीरे धीरे सहलाते हुए औजार को फुदी में अंदर करने लगा। मम्मी मूड में हो गई तो बोली, बेटा अंदर भी करेगा या ऐसे ही सहलाता रहेगा? मुझे ताव आ गया और मैंने एकदम से औजार पर जोर दिया और एक ही धक्के में पूरा औजार अंदर कर दिया। मेरी मम्मी चीख पद्दी और बोली, आह गई, आह धीमे कर बेटा, फुदी खोलेगा क्या? मैंने बोला, मम्मी आप वो रौनकी सेठ का पूरा औजार अंदर करके पिलाई करती हो तो कुछ नहीं कहती, और मेरे औजार से फुदी खुलने की बात कह रही हो। मम्मी बोली, रौनकी सेठ का औजार औजार नहीं बल्कि मूंगफली है। उसके साथ पिलाई करके मुझे कभी खुशी नहीं मिलती है। मैं तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ पिलाई करती हूँ। मैं भी मम्मी की बात सुनते हुए जोर जोर से पिलाई करने लगा। मेरी मम्मी आह उफ किए जा रही थी। पिलाई की आवाजें तेज हुईं तो मेरी दीदी की आंख खुल गई और वो मेरे रूम में आ गई, क्योंकि मैंने दरवाजा खुला हुआ ही छोड़ दिया था। कमरे में मैं मेरी मम्मी के ऊपर आकर तेजी से उनकी पिलाई कर रहा था। मेरा औजार मम्मी की फुदी में अंदर बाहर कर रहा था। मेरी दीदी ये नजारा देखकर मम्मी से बोली, अरे मम्मी, अकेली अकेली मस्त औजार का मजा ले रही हो, मैं याद नहीं आई तुम्हें? मम्मी तुमने रौनकी सेठ से तो मजे दिला दिए, भाई के औजार से मजे क्यों नहीं दिलाने बुलाया? मैं दीदी को देखकर बोला, आज से ये मेरी पत्नी है। मेरी दीदी बोली, अच्छा भाई फिर तो मैं तुम्हारी बेटी हुई। तब मैं बोला, नहीं तुम इसकी सौतन बनोगी, मतलब तुम मेरी दूसरी पत्नी और मैं तुम दोनों का पति हुआ। मेरी दीदी उस समय सामने से खुलने वाली मैक्सी में थी। उसने अपनी मैक्सी की डोरी खोल दी और उसकी बनियान पैंटी दिखने लगी। मैं मम्मी की पिलाई करते हुए बोला, चलो दीदी तुम भी अपनी मैक्सी निकाल दो और मम्मी बेटे की इस पिलाई में शामिल हो जाओ। मैंने मम्मी की फूदी की पिलाई जारी रखी और बगल ने बिना कपड़ों के होकर आ चुकी दीदी के संतरों को चूमने लगा। कुछ मिनट तक मम्मी की पिलाई के बाद मैंने औजार का रस मम्मी की फुदी में निकाल दिया। फिर मैं बिस्तर पर चित्त लेट गया और उन दोनों से बोला, तुम दोनों मेरे औजार को अच्छे से चूमना शुरू करो ताकि ये फिर से पिलाई कर सके। उन दोनों ने औजार को चूमना शुरू कर दिया। कोई 5 मिनट में औजार फिर से तनाव में हो चुका था। अब मैंने अपनी दीदी के पीछे के हिस्से में अपने औजार को अंदर कर दिया और पिलाई करने लगा। दीदी की पिलाई करते हुए मैंने मम्मी से कहा, मम्मी जैसे आप रौनकी सेठ के सामने अपने पीछे के हिस्से को मटकाते हुए डांस करती हो, ठीक वैसे ही मेरे सामने करो। लगभग 20 मिनट से ज्यादा मैंने दीदी के पीछे के हिस्से की पिलाई करी और मम्मी बिना रुके अपने पीछे के हिस्से को मटकाते हुए ऊपर नीचे करते हुए डांस करती रही। उस पूरी रात में मैंने 4 बार पिलाई करी और एक बार मैंने मम्मी के पीछे के हिस्से की भी पिलाई करी और बाद में मैंने अपनी दीदी की खुदी पिलाई करी। पिलाई के बाद हम सभी थक गए थे तो खाना खाकर हम तीनों सो गए। अब दिन में रौनकी आता और रात में मैं मम्मी और दीदी की साथ में पिलाई करता। फिर एक दिन रौनकी सेठ का एक्सीडेंट हो गया और इलाज के समय रौनकी भी चल बसा। जाते समय उसने मेरी मम्मी को काफी पैसा दिया था। हम सभी को अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। दिल ये बात कहता है, हर कुड़ी से प्यार चाहता है।
फसाऊंगा, लड़कियां पटाने का